गुड मॉर्निंग। श्याम महाविद्यालय की बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासें चल रही हैं और जो सॉइल साइंस है, मृदा शास्त्र है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसका 5वां भाग, उससे पहले 4 वीडियोस आपके पास आ चुकी हैं। इसका 5वां भाग है और अब तक हम सॉइल फॉर्मेशन की बात कर रहे थे स्टार्टिंग से, और उनमें हम पढ़ चुके हैं रॉक्स के बारे में, चट्टानों के बारे में, और मिनरल्स को किस प्रकार डिवाइड किया जाता है, रॉक्स को किस प्रकार डिवाइड किया जाता है। ये जानकारी हमने इसलिए ली थी कि मृदा में कौन कौन से खनिज पदार्थ उपस्थित होते हैं जो मृदा बनने के समय मृदा में उपस्थित होंगे और उसके बाद पौधे को मिल सकते हैं। मृदा के कणों का साइज़ क्या होगा, इसके लिए जानकारी थी। मृदा की जल धारण क्षमता कितनी होगी, ये सभी चीज़ें चट्टानों और खनिज पदार्थों से हमें मिल सकती है अगर हम उनको एक विस्तार से पढ़ें तो। हमने चट्टान और खनिजों की क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चट्टानों का अपक्षय या वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स में हमें सबसे पहले ये देखना है कि चट्टानों का तोड़ना अपक्षय है या चट्टानों का तोड़ना, इसको हम बोल देते हैं। सीधी सिंपल सी चीज़ें इसमें रहती है। इसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस पढ़ेंगे। इसको कौन कौन से इसको कारक प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से ये टूटता है, किस प्रकार से इसका अपक्षय होता है, वेदरिंग होता है, जो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके कारक क्या हैं, इसको किस प्रकार से कितने भागों में वर्गीकृत करके तोड़ा जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे वेदरिंग ऑफ रॉक्स में, चट्टानों का अपक्षय। तो सबसे पहले मैं एक लाइन लिख देता हूँ। Rock is soil and soil is rocks। यानी चट्टान ही मृदा है और मृदा ही चट्टान है। इसका क्या मतलब हुआ? ये एक मृदा शास्त्र में मुहावरे की तरह प्रयोग किया जाता है कि चट्टान ही मृदा है और मृदा ही चट्टान है। तो इसको, इस लाइन को समझने के लिए, इस लाइन जब आपको समझ में आ जाएगी तो अपक्षय है वो भी चट्टानों का है, मृदा का अपक्षय वो भी समझ में आ जाएगा आपको, या फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बोल देते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो, मृदा किसको बोलते हैं? मृदा भूमि की वह अवस्था, भूपटल की वह अवस्था जो पौधों के लिए आधार प्रदान करती है, पोषक तत्व प्रदान करती है और जल प्रदान करती है, मृदा कहलाती है। भूमि जो कोई भी चीज को आधार प्रदान करती है। चट्टानें हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग या ठोस होना जरूरी नहीं है इसमें। तो ये मान लीजिए आपकी चट्टान है, आपके पास चट्टान है, ये टूटती है जब इसको निम्न दाब और निम्न ताप मिलता है। चट्टान है, निम्न दाब और ताप के कारण क्या है, मृदा में परिवर्तित होती है। निम्न दाब और ताप मिलेगा जब चट्टान को, तो चट्टान है वो क्या है, चट्टान के कण हैं जो रासायनिक अभिक्रियाएं कर सकते हैं या भौतिक कोई भी कारण के कारण वो आगे बढ़ते हैं, कार्य करते हैं। तो इन चीजों में होता है। अब दूसरी चीज ये है कि ये मृदा बन गई। अब मृदा क्या है, समुद्र में, जल के मरुस्थल में या जल में, कहीं भी समुद्र है, सागर है, तालाब है, झील है या मरुस्थल है जहां पर वायु है, तो उनके कारण क्या है, मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, क्योंकि मृदा के कण है वो बहुत छोटे और हल्के होते हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल और वायु की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यूं मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि वो सागर के पास चले गए। अब सागर में क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएंगे। ये समुद्र है, यहाँ पर कोई मृदा रखी है, यहाँ पर ये सागर है, ये मृदा के कारण वायु की सहायता से यहाँ पर चले जाते हैं, फिर जल में प्रवेश करते हैं। जल के साथ साथ ये यहाँ पर अंतिम जगह पर आकर के यहाँ पर बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अगर इनको ज़्यादा ताप और ज़्यादा दाब मिलेगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे, वापिस चट्टान में, और इनको बोल देंगे रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें पढ़ाया था ना, जो आगन्य और अवसादी चट्टानों के रूपांतर रूप को रूपांतरित चट्टानें बोल देते हैं। तो रूपांतरित चट्टानें क्या है, ये सीधा सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मृदा के कण हैं वो वायु की सहायता से समुद्र या सागर तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ पर अगर उनको उच्च दाब और उच्च ताप मिलता है तो क्या होगा,
वो वापस चट्टानों में परिवर्तित हो जाएंगे और इस प्रकार से परिवर्तित चट्टानों को रूपांतरित चट्टानें कहा जाता है। तो ये रहता है मृदा से वापस उच्च दाब और ताप के कारण क्या मिल गया इसको, उच्च दाब और उच्च ताप, तो चट्टान विकसित हो गई। कौन सी चट्टान है ये, रूपांतरित या मेटामॉर्फिक या कायांतरित, ये रूपांतरित चट्टान है। तो सिंपल चीजों का ध्यान रखना है कि पहले चट्टान निम्न दाब और ताप पर छोटे छोटे कणों में टूट जाती है जिसमें खनिज पदार्थ उपस्थित होते हैं। चट्टान की परिभाषा यही होती है। चट्टान की परिभाषा बताई थी कि ठोस रूप से संगठित खनिज पदार्थों के रूप को क्या बोल देते हैं, चट्टान बोल देते हैं। उसके बाद में ये जो चट्टान है वो मृदा में परिवर्तित हो जाती है और मृदा में विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व, खनिज पदार्थ इसमें उपस्थित रहते हैं। उसके बाद में बताया था कि उच्च दाब मृदा पर, उच्च दाब समुद्र वगैरह में या पानी के या कहीं पर मरुस्थल क्षेत्र में जहाँ पर उच्च दाब और उच्च ताप मिलता है वहाँ पर ये वापस चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रकार से परिवर्तित चट्टानों को क्या बोल देते हैं, रूपांतरित चट्टानें बोल देते हैं। तो ये लाइन सिंपल सी थी, रॉक इज सॉइल और सॉइल इज रॉक। अब इसके बाद में इसमें आगे पढ़ेंगे क्या आएगा इसमें कि इस प्रकार की रिएक्शन या अभिक्रियाएं जो इसमें शामिल होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है चट्टान। चट्टान से बनता है इसमें मृदा पैतृक पदार्थ और मृदा पैतृक पदार्थ से इसमें मिलेगा मृदा सॉयल प्रोफाइल या इसको सॉयल प्रोफाइल या इसको हिंदी में बोलेंगे मृदा पसिवर्का, हिंदी में बोल देते हैं इसको मृदा पसिवर्का। और इसके बाद में इसमें आता है जल या वायु। एक बार मैं लिख देता हूं, उसके बाद में वापस इसमें समझेंगे। रूपांतरित चट्टानें, इसको एक बार इसको लिख लीजिएगा। तो इसको देखो कि चट्टान है, रॉक्स है। रॉक्स क्या करेगी, जब इसमें अपक्षय होगा, इनका चट्टान का अपक्षय होगा या बोलेंगे वेदरिंग होगा, इसका किस किस टाइप से हो सकता है, भौतिक और रासायनिक वेदरिंग होगा। यहां पर भौतिक और रासायनिक, यानी कि या तो कोई चट्टान में रासायनिक अभिक्रिया होगी या जल द्वारा, ताप द्वारा, दाब द्वारा, इनमें वायु द्वारा इनमें परिवर्तन आएगा। इन जो चट्टानें हैं वो टूटेगी या रसायनों की हेल्प से इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होगी, उसकी सहायता से ये टूटेगी। तो ये मृदा पैतृक पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। अब मृदा जब पैतृक पदार्थ बन गया तो इसमें वापिस अपक्षय होता है, इसका वापिस से वेदरिंग होता है। और वेदरिंग होने के इसमें तीनों प्रकार के भौतिक, रासायनिक और कार्बनिक, भौतिक, रासायनिक और कार्बनिक तीनों प्रकार के अपक्षय होते हैं। भौतिक का पता चल गया कि जल, वायु, दाब, ताप किसी की सहायता से हो सकता है। और जो दूसरा है रसायन, कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी मृदा पैतृक पदार्थ की। कार्बनिक होता है कि जीव, जंतु, वनस्पति, मनुष्य किसी के सहायता से होने वाला परिवर्तन इनमें, और ये परिवर्तित होकर के इन क्रियाओं के द्वारा ये परिवर्तित होकर सॉइल प्रोफाइल में या मृदा पसिर्विका में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, जो अभी बताया था कि ये जो सॉइल प्रोफाइल है,
जो मृदा पसरविका है वो क्या हो गई कि जल और वायु की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाती है, चला जाता है। या फिर हम इनको सिंपल भाषा में बोलना चाहें तो क्या हो जाएगा, जल और मृदा की सहायता से इनका मृदा का अपरदन हो जाता है। अब यहाँ पर मृदा अपरदन हो गया। मृदा अपरदन होने के बाद ये बताया था कि उच्च दाब और उच्च ताप, उच्च दाब और उच्च ताप में जब ये मृदा अपरदन होने से मृदा कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, वहां पर क्या होगा, अगर उच्च दाब और उच्च ताप है तो ये वापिस किस में परिवर्तित हो जाएगा, रूपांतरित चट्टानों में। इसमें होता है उच्च दाब और उच्च ताप की सहायता से, या फिर ये रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा भी हो सकता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा भी क्या है, जो मृदा अपरदन जल और वायु की सहायता से हुआ था सॉइल प्रोफाइल का, और उसके बाद में इसमें क्या हुआ, सॉइल प्रोफाइल है उसका जल और वायु की सहायता से अपरदन हुआ, और अपरदन होने से कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, और वहां पर अगर उनको उच्च दाब ताप मिलता है या कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिससे कि वो चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है, उस प्रकार से परिवर्तित चट्टानों को रूपांतरित चट्टान कहते हैं, पढ़ाया था पहले। ठीक है, तो ये रहेगा आपका मृदा वेदरिंग का प्रोसेस। अब हमें क्या देखना है कि मृदा वेदरिंग का जो प्रोसेस है, मृदा के अपक्षय का जो प्रोसेस है, हमने एक्चुअल में देख चुके हैं। अब इसको मृदा के अलग अलग कारक हैं जो इसको प्रभावित करते वातावरण के अलग अलग कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। मृदा अपक्षय किस प्रकार होता है, किसकी सहायता से होता है, ये पढ़ेंगे अभी। तो अभी हमें पढ़ना है टाइप ऑफ वेदरिंग या अपक्षय के प्रकार। इस टेबल को बना लेंगे, इसको पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा। अगर इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके बाद में हमें क्या है कि सारा का सारा इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन किस प्रकार होता है ये हमें देखने को मिलेगा। उससे पहले थोड़ा सा मैं एक चीज यहां पर छोड़ दिया, वो बता देता हूं कि ये जो पहले के दो अभिक्रियाएं हुई है, ये जो पहले दो अभिक्रियाएं हुई है, इनको बोल देते हैं विघटन। इन दोनों अभिक्रियाओं को विघटन या अपघटन भी बोल देंगे, विघटन या अपघटन बोल देंगे। इसके बाद में इसमें जो दो अभिक्रियाएं हुई है या आगे जाकर जो दो अभिक्रियाएं होती है, इनको बोल देंगे रचनात्मक या सृजनात्मक। रचनात्मक या सृजनात्मक, इनको रचनात्मक और सृजनात्मक बोल देंगे। ठीक है, पहले की दो अभिक्रियाओं को हमने बोला विघटन, और इनको या अपघटन बोल देते हैं, इनको रचनात्मक या सृजनात्मक बोल देते हैं। हाँ, टाइप ऑफ वेदरिंग पे वापस आते हैं, ये बात कर रहे थे टाइप ऑफ वेदरिंग की। पहला आता है भौतिक व यांत्रिक। भौतिक व यांत्रिक। दूसरा आता है रासायनिक, और तीसरा आता है आपका कार्बनिक। तीसरा रहेगा आपका कार्बनिक। अब इनमें अलग अलग क्या रहेंगे, अलग अलग ये तीनों कारक, ये इन तीनों इसके प्रकार हैं। अब आगे इनके कारक रहेंगे, इनको अलग अलग फिर विभाजित किया जाएगा कि इन भौतिक में क्या साधन प्रयोग होंगे, रासायनिक में कौन कौन सी अभिक्रियाएं होगी, कार्बनिक में क्या क्या चीज प्रयोग होंगे। इनके बारे में बना लेते हैं, पहले टेबल बना लेते हैं, फिर उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो भौतिक व यांत्रिक में सबसे पहले आता है आपका तापक्रम। ये सबसे पहले आपका तापक्रम आ गया। दूसरा आता है आपका जल। जल को फिर विभाजित कर लिया जाता है, जल को फिर विभाजित किया गया, इसमें आ गया आपका हिम, बहता जल, इसमें आ गया आपका हिम,
बहता जल, रुका हुआ जल, या फिर शिथिर जल बोल देते हैं इसको। आगे आता है समुद्रीय, वेव इसको बोल देंगे हम समुद्रीय तरंगे। तो इस प्रकार के कारक इसमें जल वाले आते हैं। यह जल से संबंधित और भी कोई अभिक्रिया या कोई भी जल की अवस्था है, द्रव जल, स्थिर जल, कोई भी भाप है चाहे, वो भी इसमें आती है। अच्छा, इसमें तीसरा आता है आपका इसमें तीसरा आएगा आपका वायु, और चौथा आता है आपका भूकंप, और पांचवा आएगा आपका इसमें ज्वालामुखी। पांचवा आएगा इसमें आपका ज्वालामुखी। ये सारे के सारे किसके हैं? जल के हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ताप किस प्रकार से प्रभावित करता है। भौतिक और यांत्रिक पढ़ रहे हैं। ताप है, कम होता है, ज़्यादा होता है, ताप की वजह से जल जम जाता है या ताप की वजह से जल पिघल जाता है, ये क्या प्रभाव डालता है चट्टानों पर। दूसरा आता है जल जमा हुआ है या बहता हुआ जल है या स्थिर जल है, या फिर समुद्र में जो जल उपस्थित होता है, समुद्र में जो समुद्रीय लहरें होती हैं। उसके बाद में आता है वायु, वायु तेज है, धीरे है, वायु का दाब कितना है। उसके बाद आता है जो भूकंप आता है वो, और ज्वालामुखी का फटना हमने पढ़ेंगे अभी। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाएं आती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या आता है? पहला ऑक्सीकरण, दूसरा आता है अपघटन, तीसरा आता है कार्बोनेटीकरण, चौथा आता है आपका इसमें निर्जलीकरण। तो हमने देखा है अभी कि ऑक्सीकरण और अपघटन हो गया, और जो आपका है इसमें कार्बोनेटीकरण हो गया, और अगला आ गया निर्जलीकरण। जल संयोजन रह गया, जल संयोजन, विघटन इसी में आता है, और आएगा इसमें निक्षेपण। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो इसी में आती है। जल संयोजन इसी में आ गया। हाँ, तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जो चट्टानों के टूटने में मददगार होती है, इसमें पढ़ा जाता है। चट्टानों को इस प्रकार, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन जुड़ेगा, अपघटन अक्षेपण, अवकरण बोल देंगे इसको, यानी कि ऑक्सीजन निकलेगी। कार्बोनेटीकरण, कार्बोनेट CO3 ग्रुप है। निर्जलीकरण H2O के कारण होता है, ये H2O के कारण होता है। विघटन यानी टूटना, निक्षेपण अलग अलग विधियां, इस प्रकार की रासायनिक विधियों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद में आता है कार्बनिक। कार्बनिक का मतलब यही है कि जिन जीवित, कार्बन वाले यानी कि जीवित, जिन जीवित संजीव में कार्बन उपस्थित होता है, और यानी कि मनुष्य है, जीव है, कोई भी पौधे हैं, बहुत सी इनमें मात्रा कार्बन की होती है, कार्बन से बने हुए होते हैं, कार्बन से संरचनाएं बनी होती है। तो मनुष्य है, वो भी क्या है? कार्बनिक अपघटन करेगा। मनुष्य या मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य। दूसरा आता है इसमें कोई भी जीव, कोई भी जीव जंतु है। तीसरा आता है वनस्पति। तो ये देखा हमने कि मनुष्य है, जीव जंतु है, या फिर वनस्पति है, या फिर इसमें हम और लिख सकते हैं सूक्ष्म जीव।
तो हमें इसका किस चीज़ से ध्यान रखना है, हमें सिंपल सी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें हमने अब तक क्या है कि भौतिक व यांत्रिक प्रकार से, भौतिक व यांत्रिक कौन कौन से कारक हैं जिनसे क्या होगा, वेदरिंग होगा। तो वो कारक हमने पढ़े कि एक तो ताप, टेम्परेचर, जल के भी अलग अलग प्रकार हैं, यानी कि जमा हुआ जल है, बहता हुआ जल है, रुका हुआ जल है, या समुद्र में जल है, या वर्षा है, जो भी। इसमें वर्षा भी लिख सकते हैं, ये लीजिए लिख देते हैं वर्षा से भी चट्टानें टूटती हैं। और उसके बाद में वायु है या भूकंप है, उसके बाद में आता है आपका ज्वालामुखी फटना है। रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना होता है, ऑक्सीजन का ऐड होता है ऑक्सीकरण में। उसके बाद अवकरण होता है, कार्बोनेटीकरण, कार्बोनेट ग्रुप, निर्जलीकरण, निर्जल यानी कि बाहर निकाल देना, पानी को बाहर निकाल दिया गया। और जल संयोजन, जल का मिलना है, विघटन है या फिर निक्षेपण है। ये सारी प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं हम किस में पढ़ेंगे, विघटन और निक्षेपण में हम पढ़ते हैं। तो हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। इसके बाद में क्या आता है, मनुष्य, जीव जंतु या फिर जितने भी वनस्पति है, सूक्ष्म जीव है जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी खासी है, उनसे क्या है जो विघटन होता है, उनसे जो चट्टानों का टूटती हैं, उस प्रकार को क्या बोल देते हैं, वेदरिंग बोल देते हैं। यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है। उससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, चट्टानों का अपक्षय कैसे होता है। पहले चट्टानें हैं, चट्टानों का वेदरिंग होता है भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा। भौतिक और रासायनिक विधि प्रयोग होती है, भौतिक और रासायनिक यानी इन दोनों से इनका चट्टान टूटती है। मृदा पैतृक पदार्थ में परिवर्तित होती है। मृदा पैतृक पदार्थ के बाद अपक्षय होता है भौतिक, रासायनिक और कार्बनिक, यानी कि तीनों के द्वारा, तीनों किसी में से कोई भी क्रिया कर सकता है मृदा पैतृक पदार्थ की। और उसके बाद सॉइल प्रोफाइल में परिवर्तित हो जाता है, हिंदी में पसरविका बोल दिया। और इस दोनों अभिक्रियाओं को, इसको भी क्या बोलते हैं, विघटन बोलते हैं। इसको भी हम क्या बोल देते हैं, विघटन बोला जाता है। या फिर विघटन के साथ साथ आप अपघटन या विच्छेदन बोल देंगे, विच्छेदन बोल दिया जाता है। उसके बाद में आता है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल में क्या होता है, इसका जल और वायु की हेल्प से सॉइल प्रोफाइल का अपर्दन होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है मृदा के कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन होने के बाद में जो कण रूपांतरित होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उसके बाद में उच्च दाब और उच्च ताप के कारण या इनमें से होने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण ये क्या है, चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से परिवर्तित चट्टानों को रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में हमने पढ़ा टाइप ऑफ वेदरिंग। टाइप ऑफ वेदरिंग में भौतिक, यांत्रिक और रासायनिक और कार्बनिक, ये सब हमने अब तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हमें ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है और तकरीबन इसमें 1 से 2 वीडियो लगेगा और उसको अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा और उनको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।